नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स में कई बार आपको मुद्राएं और राजधानियों के बारे में पूछा जाता है। तो उन सब चीज़ों को भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजधानियों से, मुद्राओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। झील वगैरह आ जाते हैं, पठार वगैरह आ जाते हैं, इनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो मैंने डिस्कस किया है और भारी डिमांड के साथ कि आप लोगों को करंट अफेयर्स के पढ़ाने के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हों उसको भी मैं बताते चलूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप सभी लोग 10 से 15 मिनट बने रहिए। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को समझाने का प्रयास करूंगा। और जिस तरह से करंट अफेयर्स में आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप इसी तरह से सहयोग करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब भी करते चलें दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। पहला जो प्रश्न है दोस्तों, पहले प्रश्न में बताया जा रहा है, किस शहर के अमर सिंह कॉलेज संरक्षण परियोजना को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण परियोजना के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत से सम्मानित या मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है दोस्तों। तो है जम्मू कश्मीर दोस्तों। कौन सा शहर है? जम्मू कश्मीर शहर है। जम्मू कश्मीर, सॉरी, श्रीनगर है। श्रीनगर है। कौन सा शहर है? श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर का एक शहर है दोस्तों, या जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है, वही वहीं पर वहीं के कॉलेज को क्या दिया गया है? अमर सिंह कॉलेज संरक्षण परियोजना को क्या दिया गया है? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ प्रमुख बातें में यदि हम सबसे पहले बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले क्या था दोस्तों? 370 था। यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस। पहले से आप जानते हैं कि यहाँ एक विशेष राज्य का यह एक संरक्षण इसे दिया गया है, यानी कि विशेष राज्य का इसे दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, जो भारत से अलग था। भारत से अलग से तात्पर्य हो जाता है कि जो बाकी राज्य थे बाकी राज्यों के अलावा बाकी राज्यों से यह थोड़ा से भिन्न था। जम्मू कश्मीर का अपना स्वयं का संविधान था, स्वयं का झंडा था। यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द झील यहाँ की, ठीक है। यहाँ की झील क्या है दोस्तों? यहाँ की झील के बारे में बात करें तो डल झील यहाँ की प्रमुख झील है, जो कि सबसे प्रसिद्ध झील है आपकी डल झील। दूसरी झील है यहाँ की वूलर झील, और फिर आपकी है मानसबल झील। मानसबल, ये सारी तीन झील हैं। वैसे तो और भी झीलें हैं दो तीन, लेकिन जो मैंने पिकअप किया है 3 से 4 झील जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहले है आपके डल झील। डल झील की विशेषता ये है कि यह एक प्रसिद्ध झील है यहाँ की। तो कई बार पूछा जाता है प्रश्न हमारे एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी या सबसे प्रसिद्ध झील कौन सी है दोस्तों? वो है डल झील। दूसरी चीज़ है यहाँ की, दूसरी झील है नागिन झील। दूसरा है नेक्स्ट है आपका वूलर झील, और उसके बाद है मानसबल झील दोस्तों। और तीसरी बात करें यहाँ की महत्वपूर्ण चीज़ें, तो 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने क्या किया? 5 अगस्त 2019 को भारतीय संसद ने या भारत सरकार ने क्या किया? जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया। 370 को हटाने के बाद यहाँ इसे एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर दिया गया। और दूसरी बात करें तो 370 को जब 5 अगस्त 2019 को हटाया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरीके से क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। अब यह एक तरीके से कहा जा सकता है जो 370 है यहाँ विशेष राज्य का जो इसे दर्जा मिला हुआ था दोस्तों, वो अब हट गया है। आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करें यहाँ की, जब यहाँ की थोड़ा से डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो लगभग 80 साल पहले निर्मित श्रीनगर स्थित राम सिंह कॉलेज की इमारत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 में यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड के साथ मान्यता 7 संरक्षण परियोजना में से एक दी गई है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं, अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत अवार्ड्स में मेरिट पुरस्कार से मान्यता दी गई थी। अमर सिंह कॉलेज की बहाली ने जम्मू कश्मीर के सबसे प्रमुख भवनों या संस्थानों में से एक थे। तो दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही, सिर्फ एक ही बात यहाँ पर समझना है आपको। वो बात है आपको यूनेस्को 2020 एशिया पैसिफिक अवार्ड मेरिट से सम्मानित या पुरस्कार दिया गया है। किसे? अमर सिंह कॉलेज को दिया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की।
दूसरे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ भारत ने राजस्थान हिमाचल प्रदेश, किस संगठन के साथ भारत ने राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश में सुरक्षित हरे राजमार्गों के लिए $500 मिलियन का समझौता किया है। अभी भारत ने क्या किया है, राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित हरे राजमार्गों के निर्माण के लिए दोस्तों $500 मिलियन का समझौता किया है। और किस संस्था के साथ किया है, विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक के साथ इसने यहाँ समझौता किया है। तो विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक में 5 प्रमुख अंग हैं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। विश्व बैंक की 5 प्रमुख अंग है। दूसरी बात करते हैं इसमें कि ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 783 किलोमीटर राजमार्गों को समर्थन मिलेगा। दूसरी बात करते हैं 23 दिसंबर को केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित हरे राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के लिए निर्माण के लिए $500 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किया। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो अभी हाल ही समय में भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने क्या किया है, विश्व बैंक के साथ कब किया है, 23 दिसंबर को किया है दोस्तों। कब किया है, 23 दिसंबर को किया है। किस बैंक के साथ, हरे राजमार्ग यानी कि नेशनल, यहाँ पर दिया गया है ना, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना पर, यानी कि जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है उनके थ्रू क्या किया गया है, यह एक समझौता किया गया है। और कौन कौन से राज्य इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, बस आपको ये याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं। तो आपको जो याद रखने वाली बात है वो कौन कौन से राज्य है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बाकी आपको नहीं याद रखना है। तो आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों। पहली चीज़ें मैंने आपको बताया कि राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा आपको आंध्र प्रदेश दोस्तों। बस इतना ही आपको याद रखना और इससे इतर आपको नई चीज़ें याद रखना। आइए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की दोस्तों। तो तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका अच्छा प्रश्न है। किस देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। भारत ने क्या किया है, अभी किसी देश के साथ, इसी में से जो आप देख रहे हैं इसी में से किसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए, देखिए हर एक देश चाहता है कि किसी देश के साथ यदि हम अपना कोऑर्डिनेशन बनाते हैं या हम समझौते करते हैं, ट्रीटी करते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों, उससे उससे हमें नई जानकारी मिलती है और साथ ही साथ अपने देश को सशक्त बना पाते हैं। और दो देशों के बीच अच्छा संबंध होता है तो बहुत सारी चीज़ें उससे फायदा भी होते हैं दोस्तों। जिसमें बताया जा रहा है कि जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे के निर्माण में विशेषज्ञता साझा करना भी शामिल किया गया है दोस्तों। तो किस देश के साथ किया गया है, आइए बात करते हैं। तो इजराइल के साथ यह समझौता हुआ है दोस्तों। इजराइल के साथ इसका समझौता किया गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है, नेतन्याहू जी हैं, इनके बारे में भला कौन नहीं जानता। ठीक है, आइए बात करते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है दोस्तों जो सबसे अच्छा, यानी कि एक तरीके से देखा जाए सैन्य विभाग में या सैन्य प्रशिक्षण में या सैन्य में देखा जाए, सैनिक व्यवस्था में देखा जाए तो बहुत ही अच्छा देश माना जाता है। और आर्म की बात करें तो यहाँ की आर्म भी बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि ये लोग बहुत ही बीच में रहते हैं और बहुत कम जनसंख्या वाले हैं, लेकिन फिर भी इनके सामने कोई भी देश इनसे कोई टक्कर नहीं ले पाता। ये बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं। आइए बात करते हैं 22 दिसंबर को भारत इजराइल ने क्या किया है, स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसमें जलवायु लचीला संरक्षण के निर्माण में भी विशेषज्ञता साझा किया जाएगा। देखो इतना ही नहीं, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में तो सहयोग करने के लिए हमने हस्ताक्षर किया ही है, और साथ ही साथ हम जलवायु परिवर्तन पर भी अपना ध्यान बनाए रखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हरित स्वास्थ्य सेवा का भी समर्थन करेंगे हम। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, देखिए हम क्या करेंगे, हरित स्वास्थ्य से तात्पर्य हो जाता है ये हम अपने स्वास्थ्य को जितना अच्छा से अच्छा कर पाए उसका भी हम समर्थन करेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, नया समझौता 2000 सितंबर 2003 में हस्ताक्षरित पिछले एक को बदल देता है। पिछले एक को बदल सॉरी दोस्तों, पिछले एक को बदल देता है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग और मजबूती भी करता है। आपको पता है कि जल के प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करना भी हमारा एक उद्देश्य है, यानी कि हम दोनों देशों के बीच एक उद्देश्य है और दोनों देश एक तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसे देखो, जब किसी देश के साथ समझौता होता है
और कुछ बुनियादी चीज़ों पर समझौता होता है तो ये समझ लीजिए बहुत सकारात्मक चीज़ें निकल कर आती है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए नहीं बल्कि जो सामने वाला देश है उसके साथ भी सकारात्मक चीज़ें निकल कर आती हैं। आइए बात करते हैं, इसमें और भी चीज़ें जानने वाली हैं। नए समझौते में जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे की सुविधा के लिए विशेषज्ञता का साझाकरण भी किया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ ग्रीन हेल्थ यानी कि जलवायु लचीला अस्पतालों के विकास के लिए भी सहायता प्रदान करना शामिल किया गया। तो ग्रीन हेल्थ केयर यानी कि जलवायु लचीला अस्पतालों के लिए भी विकास के लिए सहायता हम प्रदान करेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न की बात की जाए तो इंडिया रॉ मतलब रेटिंग, इंडिया रेटिंग ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के जीडीपी का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग ने क्या किया है, दो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के जीडीपी पर अनुमान लगाया है कि भारत के जीडीपी कितने रहेंगे दोस्तों। आज का यह चौथा प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा -7.8%, -7.8% हो जाएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा हमारे टीम ने आपके लिए क्या मेहनत करके दिया है, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि 24 दिसंबर को इंडिया रेटिंग्स के ने एक अनुमान लगाया कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 2020 से 21 के लिए 7.8% संकुचन का अनुमान है। इन्होंने कहा है कि देखिए जो हमारी जो जीडीपी होने वाली है वो 7.8% के संकुचन का अनुमान हम लगाते हैं, जबकि पहले हमने जो अनुमान लगाया था या हमने जो पहले अनुमानित किया था 11.8% की गिरावट के साथ की थी, लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं 7.8% के संकुचन का अनुमान हम लगाते हैं, यानी कि सुधार की बात की जा रही है। यहाँ ये भी उम्मीद की गई है 2021 से लेकर 2022 तक में हम क्या करेंगे, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में 9.6% की वृद्धि भी होगी, 9.6% की वृद्धि भी होगी दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है। आइए बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। पांचवें प्रश्न की बात की जाए तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का। भारत में हर साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कहा जा रहा है कि दोस्तों हर साल भारत में हर साल यानी प्रतिवर्ष क्या किया जाता है कि एक बार मैं आपको इंग्लिश में दिखा देता हूं, ऑन विच नेशनल कंज्यूमर राइट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है नेशनल कंज्यूमर राइट्स की बात की जा रही है। डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज राइट, 24 दिसंबर दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से। इसके बारे में यदि हम बात करें तो हमारी टीम ने आपके लिए क्या मेहनत करके दिया है। बताया जा रहा है भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस या अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल यानी प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व बैंक उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। जो विश्व बैंक के हिसाब से जो है दोस्तों वो मनाया जाता है दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। और भारत के बाहर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। इस वर्ष की थीम क्या थी, बस थीम आपको याद रखना है और कब मनाया जाता है, बस इतना ही। इस वर्ष की थीम थी दोस्तों सस्टेनेबल कंज्यूमर, यानी कि आपका जो कंज्यूमर जो उपभोक्ता वो बने रहें, ठीक है। और आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें, यानी कि छठवें प्रश्न की बात की जाए। छठवें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दे दी है। किसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दे दी गई है और किस देश के साथ, यानी किस में दी गई है, यानी किस क्षेत्र में, किस सेक्टर में दिया गया है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके आंसर की बात करें तो इसमें आंसर बताया जा रहा है डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में, डायरेक्ट जिसे आप क्या बोलते हैं डीटीएच बोल देते हैं, ठीक है। डीटीएच में क्या कर दिया है भारत सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा है कि देखिए आप अब क्या कर सकते हैं, अगर कोई विदेशी कंपनी आना चाहती है हमारे यहाँ निवेश करना चाहती है तो वो आकर निवेश कर सकती है, वो भी 100% उसे हम क्या देते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं। आप कोई भी कंपनी लाकर यहाँ स्थापित कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले देखो इसके एक तरीके से बताया जाता है कि जब बाहर के देशों के इन्वेस्टमेंट आता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ फ़ायदा क्या होता है, आइए बात करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जब हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ क्या किसी भी देश में जब ऐसा होता है एफडीआई आती है दोस्तों तो सबसे पहली बात ये होती है हमारे लोगों को रोजगार मिल जाता है। दूसरी चीज़ें ये हो जाती हैं कि हमें रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारे यहाँ सुविधाएं बढ़ जाती हैं,
ठीक है। तो जब सुविधाएं बढ़ जाती हैं तो इसीलिए हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों, ठीक है। और हर किसी का मानना है कि जब हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर काम करेंगे तो हमारे लिए भी फायदा होगा और उनके लिए भी फायदा होगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डायरेक्ट डायरेक्ट टू होम डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें कहा है कि देखिए 100% मतलब 100% विदेशी निवेश के साथ साथ लाइसेंस की अवधि जो होगी वो 20 साल की होगी। इन्होंने कहा कि देखिए हम 100% की एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देते हैं, और इतना ही नहीं, लाइसेंस के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो लाइसेंस कम हुआ करता था अब हम उसे 20 साल के लिए जारी करते हैं, यानी कि 20 साल तक को आपको लाइसेंस मिलेगा। इतना ही नहीं, संशोधित दिशा निर्देशों के तहत लाइसेंस 10 साल की तुलना में 20 साल की अवधि के लिए जारी किए जाएंगे और 10 साल की अवधि के लिए नवीनीकृत भी किया जाएंगे। देखो पहले कंडीशन इन्होंने कहा कि देखिए हमारी सरकार ने कहा कि देखिए हम आपको डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम में हम क्या करते हैं, आपको 100% एफडीआई के लिए अनुमति देते हैं। जो आपकी पहले 10 साल आपको लाइसेंस मिलता था उसको हम 20 साल के लिए बढ़ा देते हैं, लेकिन आपको हर साल यानी कि हर 10 साल में आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यूअल कराना पड़ेगा यानी नवीनीकृत करवाना पड़ेगा। और लाइसेंस शुल्क को सकल राजस्व जीआर के 10% से संशोधित सकल राजस्व जीआर के 8% से संशोधित पर किया गया, जिसकी गणना जीआर से जीएसटी की कटौती द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों इतना आपको नहीं याद रखना है, सिर्फ आपको याद रखना है कि कितनी अवधि के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है। तो 20 साल के लिए, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको हर 10 साल में यानी कि 2 बार आपको क्या करना होगा दोस्तों, रिन्यूअल कराना पड़ेगा। आइए बात करते हैं आज के 7वें प्रश्न की। तो दोस्तों आज के 7वें प्रश्न की बात करें तो 7वें प्रश्न में बताया जा रहा है एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओह मिजोरम के लेखक कौन है। एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी पुस्तक ओह मिजोरम के लेखक कौन है। ओह मिजोरम के लेखक कौन है दोस्तों, आज के जो 7वां प्रश्न है, आज के 7वां प्रश्न के आंसर हो जाएंगे पी एस श्रीधरन पिल्लई जी। पी एस श्रीधरन पिल्लई जी हैं। आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की, बात करते हैं। बीपी यानी वेंकैया नायडू ने जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है। दूसरी चीज़ है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना। आइए बात करते हैं आगे। वेंकैया नायडू ने मिजोरम के गवर्नर श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित पुस्तक को ओह मिजोरम को वास्तव में जारी किया है। तो जारी किसने किया है, वेंकैया नायडू ने किया है। लिखा किसने है, मिजोरम के गवर्नर कौन है दोस्तों, पी.एस. श्रीधरन जी हैं। पिल्लई एक वकील थे और एक ओरेटर थे और एक विपुल लेखक भी थे, एक परोपकारी और एक विचारक व्यक्ति हैं, ठीक है। एक वकील भी हैं, एक ओरेटर भी इन्हें कहा जा सकता है, एक विपुल लेखक भी हैं और एक परोपकारी और एक विचारक व्यक्ति भी हैं। कौन, आपके क्या नाम है उनका, श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, जिनकी पुस्तक है ओह मिजोरम। दोस्तों इसको आपको याद रखना, ओह मिजोरम किसकी पुस्तक है, ठीक है, अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के 8वें प्रश्न के। 8वें प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया, द पोम दैट डिफाइड द बुद्ध नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, जो द लाइट ऑफ एशिया कविता की कहानी को उजागर करेगा। अभी जो हाल ही समय में एक पुस्तक का लॉन्च किया गया है जिसका नेम है दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया, द पोयम दैट डिफाइंड द बुद्धा एंड विच विल वी अनकवर द स्टोरी द लाइट ऑफ एशिया पोयम। दोस्तों तो किसने इसको प्रकाशित किया है दोस्तों, तो इसको प्रकाशित करने वाले कौन है, जयराम रमेश जी हैं। जयराम रमेश जी हैं, कौन है, जयराम रमेश जी हैं, कौन है, जयराम रमेश जी हैं। आइए बात करते हैं इनके बारे में, जयराम रमेश जी के कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा आइए देखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश की नई पुस्तक अभूतपूर्व कविता की कहानी को उजागर करेगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, द लाइट ऑफ एशिया है जिसमें बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में लोगों की सोच को आकार दिया गया। देखिए बुद्ध को कई बार बुद्ध एक ऐसा धर्म है जो लोगों की सोच को और विचारशील बनाता है। दोस्तों यदि आप बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, देखिए आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना है, यदि आपको व्यक्तित्व का निर्माण करना है, इधर उधर की बातें ना सोचना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तो आपको थोड़ा से कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म पढ़ना चाहिए।
यदि आप बौद्ध धर्म के जो चैप्टर है इतिहास में उसी को भी पढ़ लेते हैं तब भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं यह बदलाव आएगा दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आज के 9वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के काम और संचालन को नियंत्रित करेगा? कौन करेगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन गैर बैंकिंग यानी एनबीएफसी के काम को संचालित करता है? कौन करता है दोस्तों? आज के प्रश्न का जो आंसर है यानी कि 9वें प्रश्न की बात करें, 9वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 9वें प्रश्न की बात करें तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर आपका आरबीआई यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन आरबीआई, चलो आइए बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, हो सकता है ठीक है। हाँ, एनबीएफसी के लिए कार्य को संचालित करने के लिए आरबीआई काम करेगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 द्वारा अध्याय 3B के ढांचे के भीतर इसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को एनबीएफसी को कार्य और संचालन को विनियमित करेगा। देखिए, जो एनबीएफसी कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, जो बैंक नहीं है। देखो, जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो बैंक नहीं होती है, वो बैंक से इतर होती है यानी अलग होती हैं दोस्तों। जिनका काम क्या होता है, एक तरीके से उधार देना, ऋण लेना सॉरी ऋण देने का काम करती हैं। ठीक है। इनकी विशेषता ये है कि ये आपके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकती हैं, डेबिट कार्ड नहीं जारी कर सकती है एनबीएफसी। और इतना ही नहीं दोस्तों, ये आपको चेक बुक नहीं जारी कर सकती हैं। उन्हें बोला जाता है एनबीएफसी कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दोस्तों। आइए बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न की। 10वें प्रश्न की बात की जाए महोदय, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शहर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शहर में शुरू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस शहर में शुरू किया गया है दोस्तों? तो आज का 10वां प्रश्न यानी लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुरुआत की गई है दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में, और आज के लास्ट प्रश्न है। तो दोस्तों इसके बारे में यहाँ बताया जाता है, यह एक प्रमुख त्यौहार है, प्रमुख रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में यहाँ मनाया जाता है गीता महोत्सव। गीता महोत्सव जो है दोस्तों हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं। त्योहार का स्थान कार्यक्रम की पवित्रता को जोड़ता है, और कुरुक्षेत्र की वह भूमि है जहाँ आकाशीय गीत भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवान कृष्ण ने क्या दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया था दोस्तों, जिनके बारे में आप पहले से जानते हैं। इस स्थान को इसलिए महत्व भी है क्योंकि यह प्रसिद्ध सॉरी दोस्तों, क्योंकि प्रसिद्ध ऋषि मुनि ने यहाँ मनुस्मृति भी लिखे थे। ऋग्वेद और सामवेद में भी यहाँ पर रचे गए थे। ऋग्वेद और सामवेद भी यहीं से रचे गए थे। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। भगवान कृष्ण के अलावा गौतम बुद्ध, प्रख्यात सिख गुरुओं जैसे दिव्य हस्तियां इस भूमि का दौरा कर चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आकर एक बार दर्शन कर चुके हैं या इनका दौरा कर चुके हैं, और सिख गुरुओं जैसे जो बड़े बड़े लोग थे, जो दसियों गुरु थे, उसमें से कुछ गुरु आकर यहाँ पर अपना दौरा किया है, यानी कि यहाँ के बारे में जानना है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं जो आपका पिछला प्रश्न है उसके आंसर की बात कर लेते हैं, और आज के अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो केरला राज्य में स्थित है। आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? आप सभी लोग हमें जरूर बताइएगा, और किसमें? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बात की जाती है यूनेस्को का महानिदेशक कौन है? यूनेस्को का महानिदेशक कौन है दोस्तों? अभी हाल ही समय में यूनेस्को के बारे में मैंने बहुत चर्चा किया था। अगर आप सभी लोग शुरू से करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने यूनेस्को के बारे में सब कुछ बता दिया है पिछले वीडियो में, इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा, और कल इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। यूनेस्को का महानिदेशक कौन है आप ये बता दीजिएगा, और दूसरा इसका गठन कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।